नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, बवासीर जो है एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह होती है और इसमें गुदा के आसपास या मलद्वार के पास जो है काफ़ी समय तक दर्द या सूजन बना रहता है और कुछ लोग संकोच की वजह से इसका समय से इलाज नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। बवासीर को पाइल्स या हेमोराइड्स भी कहा जाता है और 50 से 60% लोगों को जीवन के किसी न किसी पड़ाव में इस बीमारी का सामना करना पड़ता है और सही समय पर अगर इसका इलाज नहीं कराया जाए तो यह बीमारी बढ़ती चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाती है। तो इसी गंभीर रोग पर चर्चा करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है राजकीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शल्यतंत्र एवं गुदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण सिंह को। हम उनसे आज जानेंगे कि इस रोग के कारण क्या है और किन किन उपायों के द्वारा इस रोग से हम अपना बचाव कर सकते हैं और अगर आपको यह रोग हो जाता है तो उसका कैसे इलाज करें जिससे कि उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिले और आपको इस समस्या से निजात मिल सके। तो चलिए हम आज स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण सिंह का। थैंक यू डॉक्टर अजय। तो आज हम चाहेंगे दर्शकों को बताना कि जो बवासीर होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे पता चलेगा कि उन्हें बवासीर ही है या कोई और बीमारी है। डॉक्टर अजय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मलद्वार में कई तरीके के रोग होते हैं, जैसे कि बवासीर, भगंदर, फिशर और भी कई तरीके की बीमारियां होती हैं, लेकिन आम आदमी उसको सबको बवासीर ही मानता है। तो जैसा कि आपने कहा कि आज हमारे परिचर्या का विषय बवासीर यानी अर्श, जिसको हम लोग पाइल्स या हेमोरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम हैं यहाँ पे। तो बवासीर बेसिकली दो तरीके का होता है, जिसको आम जनता खूनी या बादी बवासीर के रूप में जानती है। खूनी बवासीर माने रक्तार्श होता है, जब मरीज को मल त्याग के समय खून जाता है, और एक बादी बवासीर होता है जिसमें कि उसको खून तो नहीं जाता है लेकिन अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है और कुछ मस्से सा उसको महसूस होता है अपने मलद्वार के आसपास में। तो मुख्यतः ये रक्तार्श और शुष्कार्श अपने आयुर्वेद में बताए गए हैं, जिसको आम जनता खूनी या बादी बवासीर के रूप में जानती है। मुख्यतः बवासीर हमारा इसी दो प्रकार का होता है। अच्छा, बहुत से जो लोगों को समझने में समस्या होती है कि जब भी वो डॉक्टर के पास आते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि उनको बवासीर है या भगंदर है। तो कैसे कोई भी मरीज अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको बवासीर है या भगंदर है? किन लक्षणों के आधार पर कोई अंतर कर सकता है? जी, आपका कहना सही है। बवासीर का जो सामान्य लक्षण होता है वो मल त्याग के समय ब्लड का आना है, खून गिरना है। खून की मात्रा किस तरीके की है ये भी निश्चित करती है कि उसको बवासीर किस तरीके का है। उसको मल त्याग के समय बूंद बूंद करके खून आ रहा है या धार की तरीके से आ रहा है, तो ऐसे लक्षणों को देखने पर उसको संभवतः बवासीर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर मरीज को ये लगता है कि मेरे मलद्वार के आसपास कोई फोड़ा हुआ है या कोई सूजन आई है, जो कि बाद में वहाँ से पस का या मवाद का डिस्चार्ज आता रहता है, हमेशा गीलापन महसूस होता रहता है, दर्द बना रहता है, तो ऐसे मरीजों में भगंदर होने की संभावना ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए मलद्वार के आसपास कोई भी तकलीफ़ होने पर मलद्वार विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए और ये निर्धारित करना चाहिए कि उस व्यक्ति को बवासीर है या भगंदर है या फिर कोई और रोग, उस हिसाब से उसका इलाज कराना चाहिए। तो जैसा कि देखा जाता है कि कई जगह ऐसा सुनने में भी आता है कि जो बवासीर है या भगंदर जो दोनों है, ये कहीं ना कहीं से जो हमारी जो अनियमित दिनचर्या है उसकी वजह से होता है। तो ऐसे जो डेली हमारा रूटीन वर्क है या जो हमारी जीवन शैली है, इसमें किस तरीके से हम उसमें परिवर्तन करें कि हम इस रोग से अपना बचाव कर सकें? क्योंकि अगर हम ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर लें और इस रोग से बच सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो कृपया जो है हमारे जो भी दर्शक हैं उनको ये बताएं कि अपने जो भी दिनचर्या में वो कौन कौन से परिवर्तन करें जिससे अपना बचाव कर सकें। डॉक्टर अजय, आपने बिल्कुल सही कहा। नियमित दिनचर्या आपको तमाम तरीके के रोगों से बचाती है। चाहे कोई भी मर्ज हो, आज के स्थिति में अनियमित दिनचर्या उसका होना एक आवश्यक कारण सा बन गया है, जिसको हम लोग लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। और उसमें मुख्यतः अर्श होने की संभावना, जिसका भी नियमित दिनचर्या नहीं होती है उनमें अर्श होने की संभावना ज़्यादा होती है। देर रात तक बैठ कर के काम करना, दिन में देर तक सोना, बहुत लंबे समय तक बैठे रहना या फिर लगातार लंबे समय तक खड़े होकर के रहना,
ये तो आपके बिहार की अवस्था हो गई। और भोजन में आप मिर्च मसाला खट्टी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, मैदा से बनी सामग्रियों का ज़्यादा सेवन करना, ऐसे जो भी कारण है, फास्ट फूड का सेवन करना, ये सारे जो कारण जो आदमी को एक विबंध कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत पैदा करते हैं, इन तरह के आहार के सेवन से अर्श होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नियमित दिनचर्या मीन्स सही समय पे उठना, सही समय पे सोना और पौष्टिक आहार लेना, फाइबरस फूड लेना, इन सारी चीज़ों का अगर आदमी ध्यान रखता है तो उसको मल द्वार संबंधी रोग होने की संभावना कम से कम हो जाती है। तो अब तक आपने डॉक्टर अरुण सिंह से इसके बारे में जाना कि इस जो रोग के क्या क्या कारण होते हैं और कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। इस बारे में हम डॉक्टर अरुण जी से एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है, चूँकि ऐसी जगह पे कि अधिकांश मरीज इसको बताने में संकोच करते हैं और कहीं ना कहीं इलाज स्टार्ट करने में काफ़ी देर करते हैं। कई बार तो लोग इसमें भी उलझे रहते हैं कि इसका इलाज जो है आयुर्वेद में अच्छा है या एलोपैथ में अच्छा है, और इस चक्कर में वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नए डॉक्टर से सलाह लेते हैं और इस वजह से उनकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। और इसमें बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि इसमें छारसूत्र करा लें तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं अग्निकर्म की चर्चा करते हैं। तो कृपया इन सारी बातों को विस्तार से बताएं कि कौन सा इलाज में बेहतर है और किससे जो है किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा फायदा होगा। डॉक्टर अजय, समस्या ये नहीं है कि किस तरीके का इलाज कराया जाए। समस्या ये है कि हमारे भारतीय समाज में जब हमको पाइल्स या बवासीर की दिक्कत होती है या शुगर की दिक्कत होती है, तो शुरुआती अवस्था में उचित डॉक्टर को न दिखा करके व्यक्ति अपने आस पड़ोस से या बूढ़े लोगों से एक जानकारी लेकर के हमको बवासीर हो गया है, ये दवा खाना चाहिए, वो दवा खाना चाहिए, तमाम तरीके की सलाहों का पालन करता है। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि उसके रोग की गंभीरता बढ़ती जाती है। जैसा कि अगर हम लोग ध्यान दें कि जो हम लोग रक्तार्श की बात कर रहे हैं, जिसमें खूनी बवासीर की बात है, प्रारंभिक अवस्था में ये बहुत छोटे रूप में होता है। छोटे रूप में होने का मतलब तात्पर्य यह है कि मल द्वार से रोगी को सिंपल मल त्याग के समय रक्त का आना लक्षण एक होता है। ऐसे प्रारंभिक अवस्था में अगर उसको प्रॉपर औषधियों का इलाज किया जाए तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो अवस्था बनी रहती है और मरीज का बाकी आहार विहार भी संतुलित नहीं रहता है, तो वो अवस्था बढ़ते बढ़ते फिर सेकेंड स्टेज ग्रेड 2 में चली जाती है, जिसमें कि रोगी जब मल त्याग करता है तो उसका मल द्वार से मस्सा बाहर भी आता है, ब्लड भी आता है, और जब टॉयलेट कर लेता है मरीज, उस टाइम वो मस्सा अंदर चला जाता है। ये दूसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में कि प्रारंभिक अवस्था में औषधियों का लाभ पाया जाता है, लेकिन अगर इसमें देर हो गई है, अपने और ज़्यादा अवस्था की तरफ बढ़ रहा है, तो वैसे केसेज में कुछ हम लोग प्रोसीजर्स भी करते हैं। इसके बाद अगर वहाँ पर भी अनदेखी की जाती है मरीज के द्वारा, तो फिर वो थर्ड स्टेज में चला जाता है, जिसमें कि मल त्याग के समय कोई मस्सा बाहर आता है, ब्लीडिंग भी होती है और मस्सा फिर अपने आप अंदर नहीं जाता है। रोगी उसको दबा करके पुश करके अपने मल द्वार के अंदर करता है या फिर कोई डॉक्टर उसको अंदर करता है। यही इस अवस्था पर भी अगर इलाज न किया जाए तो यही तीसरी अवस्था चौथी अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि मल द्वार के बाहर हमेशा मस्सा निकला रहता है, वो किसी भी परिस्थिति में अंदर नहीं जाता है। तो इस तरह अगर प्रारंभिक अवस्था में ही अगर सही इलाज सही राय ले ली जाए तो वहाँ से उसको बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए मेरा आपके सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि मल द्वार में कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी दिक्कत हो, तो उसमें सबसे पहले किसी गुदा रोग विशेषज्ञ से ज़रूर संपर्क करिए, अपने डायग्नोसिस करिए, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि संकोच त्यागें, संपूर्ण परीक्षण कराएं और उचित इलाज पाएं। ये हमारी टैगलाइन रहती है किसी भी मल द्वार के रोगी के लिए, तो इसका ज़रूर से पालन करें। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत संक्षेप में इस रोग के ऊपर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि यह वीडियो जो है और इसमें बताई गई सलाह आपके लिए निश्चित रूप से ही फायदेमंद होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है और उसका उचित रूप से समाधान नहीं हो पाता है, तो आप डॉक्टर अरुण सिंह से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के शल्य रोग के विभाग की ओपीडी में आप संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको इस रोग में फायदा मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर अजय।
तो आज के इस वीडियो में हमने शल्य तंत्र और गुदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण सिंह से इस बीमारी के हर पहलुओं के बारे में जाना। और निश्चित रूप से अगर आप इन सभी उपायों का और जो हमारी जो अनियमित जीवन शैली है अगर उसमें सुधार लाते हैं तो निश्चित रूप से यह बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही नियमित रूप से नए नए रोगों से संबंधित विशेषज्ञों से वार्ता को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।